डॉक्टर अंशुमान के लिए कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं और मैं चाहता हूं कि वो छोटे छोटे आंसर्स दें। पहले दो कमेंट्स आए हुए हैं वो मैं पूछ लेता हूं। हाउ इज गिविंग स्टेरॉइड्स बेनिफिशियल? डज इट इंक्रीज शुगर लेवल्स इन पेशेंट्स? बिल्कुल, स्टेरॉइड इंक्रीजेज शुगर लेवल इन पेशेंट। ये नॉर्मल होगा तब भी शुगर लेवल बढ़ाएगा, इन मतलब जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है, और डायबिटिक में तो बढ़ाएगा। इसलिए आजकल एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं, उसका ब्लाइंड फॉलो नहीं करना है। अगर कोविड प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होता है, किसी क्लिनिशियन के संपर्क में आए और क्लिनिशियन को डिसीजन लेने दें कि आपको स्टेरॉइड की जरूरत है कि नहीं है। दो कारण, एक, स्टेरॉइड की अगर जरूरत नहीं है, आपने स्टेरॉइड ले लिया और वाकई जब जरूरत होगी तो हो सकता है स्टेरॉइड रेजिस्टेंट आप हो चुके हों, स्टेरॉइड आप पे काम ना करे। नंबर 2, डायबिटीज बढ़ाता है, पेप्टिक अल्सर मतलब गैस्ट्राइटिस, डिस्पेप्सिया जिसको एसिडिटी की तकलीफ कहते हैं, ये करता है। और बाद में जिनका स्टेरॉइड ओवरडोज होता है, आज भी मैं कई समय से बोल रहा हूँ, ब्लैक फंगस आप सुन रहे होंगे, आज बड़ा चर्चे में, आईसीएमआर की नींद आज खुल गई है और ब्लैक फंगस की बात आज कही है। हम लोग 2.5-3 महीने से ऑपरेट कर रहे हैं मरीजों को जिनको म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है, जिसको काला फफूंद कहते हैं। स्टेरॉइड की अधिक मात्रा चलने से बाद में कोविड रिकवरी के बाद उनको ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो रही है, जो नाक में, साइनसेज में, जिसको साइनसाइटिस जहां होता है वहां, या फेफड़े में ब्लैक फंगस की समस्या आ रही है। इसलिए स्टेरॉइड का बेवजह इस्तेमाल ना करें। स्टेरॉइड का बेवजह इस्तेमाल ना करें। अनीता जी पूछ रही हैं, स्टेरॉइड रेमडेसिविर देने के बाद भी ऑक्सीजन लेवल ऑन सपोर्ट 94 है, सपोर्ट हटाते ही ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, सस्टेन नहीं रहता, रीजन? इसका मतलब है कि फेफड़े में इंजरी काफी हुई होगी। रेमडेसिविर के लिमिटेड यूज हैं। ये भी अफसोसजनक बात है कि हिंदुस्तान में इस पे कोई भी कंट्रोल नहीं हुआ। रेमडेसिविर पागलों की तरह लोग भाग के, कितनी कालाबाजारी हुई। रेमडेसिविर का इतना ब्लैंकेट इस्तेमाल कहीं नहीं है। रेमडेसिविर के 2 तथ्य बता देता हूं, चाहे तो साइंटिफिक जर्नल उठाइए, पढ़ लीजिए। ये न तो आईसीयू स्टे कम करता है और न ही मृत्यु दर में कोई कमी करता है। बहुत सिलेक्टेड केसेस में रेमडेसिविर का इस्तेमाल है, वो क्रिटिकल केयर के एक्सपर्ट डिसाइड करते हैं, उसकी संख्या बहुत कम है। अगर मैं कहूं कि जितनी जरूरत थी रेमडेसिविर की, उसके कई हजार गुना रेमडेसिविर ज्यादा इस्तेमाल हुआ है हिंदुस्तान में, जिसको मैं कहूंगा बद इंतजामी मेडिकल साइंस में वो किया गया है इसके साथ। लेकिन इनके केस में जो सैचुरेशन ऊपर नहीं आ रहा है, अभी फेफड़े में इंजरी होगी, जो डैमेज को स्टेरॉइड जरूर कम करता है, रोक रहा है। धीरे धीरे रिकवरी चालू होगी, आपके क्लिनिशियन देख रहे होंगे। रिकवरी में समय लग रहा है, इस बार के स्ट्रेन में जब रिकवरी हो रही है समय लग रहा है, सैचुरेशन धीरे धीरे आपका वापस आ जाएगा। जी, वैक्सीन लगाने से ही क्या कोरोना को हम हरा पाएंगे? वैक्सीन बिल्कुल, अभी तक के जितने उपलब्ध मेथड हैं, इंक्लूडिंग लॉकडाउन, उसमें सबसे कारगर मेथड अभी वैक्सीन है। बचाव के लिए बिल्कुल प्रिवेंशन है। कौन सी वैक्सीन उससे ज्यादा बेहतर है? जी, सारी वैक्सीन सुरक्षित है, इसलिए सब एक कैटेगरी में आ गई। सारी वैक्सीन कारगर है, एक कैटेगरी हो गई। अब परसेंटेज अलग अलग है। कोविशील्ड क्लेम करता है 72% प्रोटेक्शन का, कोवैक्सीन क्लेम करता है 80%, स्पुतनिक वी क्लेम करता है 91.6%। इसी तरह से 90% के रेंज में मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन है। प्रोटेक्शन रेट का डिफरेंस है उस समय शॉर्ट टर्म, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। मतलब किस वैक्सीन को देने के बाद कितने लंबे समय तक आप कोरोना संक्रमण से बचेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका डाटा मिलेगा हमें 1 साल के बाद, वैक्सीनेशन ड्राइव के 1 साल बाद, मतलब अगले साल जनवरी तक हमें पता चलेगा। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जो भी वैक्सीन उपलब्ध हो, आप पहले जाके उसको लगवाइए, किसी तरह से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। और जैसे अभी कहा जा रहा है कि फाइजर भी शायद आ सकती है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम फाइजर का वेट कर रहे हैं, फाइजर आ जाएगी तब हम वो वैक्सीन लगवाएंगे। ऐसा किया जा सकता है? या जो अभी मिल रही, जिस तरह से आप कह रहे हैं, पहले वो वैक्सीन लगवा लें, फिर उसके बाद क्या दूसरी भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है? ऐसा पॉसिबल है? अभी तक इस तरह का ट्रायल नहीं हुआ है कि एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम होने के बाद दूसरा लगवा सकते हैं। लेकिन ये जरूर है, अगर हिंदुस्तान ने इस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत लंबा खींच दिया तो कुछ वैक्सीन नाकारगर होगी और फर्दर हमें वैक्सीन को मॉडिफाई करके इसमें कुछ अलग अलग एंटीजन डाल के निकालना पड़ेगा, तब हमें रिपीट डोज की जरूरत पड़ सकती है। अभी तक एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आपने लगा लिया और एंटीबॉडी बन गई है, तो दोबारा वैक्सीन कोई भी लगाने की जरूरत नहीं है।
वैक्सीन की दोनों डोजेस लगाने के बावजूद भी कोरोना हो रहा है लोगों को, तो क्या वैक्सीन पूरी तरह से कारगर नहीं है? वैसे भी कहा जा रहा है कोई 72% काम कर रही है, कोई कुछ परसेंट काम कर रही है। जी, जो 72% वाली या 80% वाली की बात करें तो मतलब इसका ये हुआ कि 28% लोग ऐसे निकलेंगे जिनको वैक्सीन लगने के बाद भी उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनी। बाकी जो 72% में बनी, जिनमें नहीं बनी उनमें और विदाउट वैक्सीन वाले में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए वैक्सीनेशन के बाद भी कहा जाता है कि आप मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। जिनमें प्रतिरोधक क्षमता बनी, मतलब 72% या 80% वाले ग्रुप की बात कर रहा हूं, उनमें भी संक्रमण हो सकता है, लेकिन संक्रमण और बीमारी में अंतर समझने की जरूरत है। ये जो कोरोना वायरस है संक्रमित करता है थ्रोट को, नाक के रास्ते पहले पहुंचता है गले के अंदर, और आरटीपीसीआर के सैंपल आप वहीं से लेते हैं। तो आरटीपीसीआर का सैंपल आपने लिया, आपको आएगा कि वहां पे कोरोना वायरस है, ये मतलब संक्रमण है। लेकिन क्या बीमारी में ये तब्दील हुई? नहीं, बहुत कम केसेज ऐसे हो रहे हैं। दूसरा, जिसमें बीमारी में तब्दील हो भी रही है, इसका इन्फेक्शन जो तब्दील हो गया बीमारी में, उसमें जानलेवा नहीं हो रहा है। तो इसकी थ्योरी समझिए क्या है। जो गले के अंदर स्किन होती है उसको कहते हैं म्यूकोसा, उसके प्रोटेक्शन के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन ए की जरूरत होती है, और इंजेक्शन वाले जितने वैक्सीन है वो इम्यूनोग्लोबुलिन ए उतनी मात्रा में नहीं बना पाता है। जो शरीर के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ब्लड में जो सर्कुलेट हो रहा है, जो हमें कोरोना के संक्रमण या फेफड़े में डैमेज होने से बचाता है, वो है इम्यूनोग्लोबुलिन जी और इम्यूनोग्लोबुलिन एम। उसका लेवल इसमें काफी बढ़ता है, तो उसमें आपको ब्लड में या लंग में इंजरी होने से बचाएगा, लेकिन थ्रोट में संक्रमण हो सकता है, और अगर अंदर पहुंचा भी तो जानलेवा या अति गंभीर रूप नहीं लेने देगा। वैक्सीन का यही फायदा है।